चलिए वेक्टर शुरू करते हैं। मुझे लगता है आप इस वीडियो की इंतज़ार भी कर रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्केलर क्वांटिटीज़ की। और स्केलर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, मतलब उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनका मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर मैं चीनी की बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं जाके किसी दुकान से 2 kg चीनी लेके आओ, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन वाली लाना, तो आप जब दुकानदार को बोलोगे कि 2 kg चीनी देना भाई नॉर्थ डायरेक्शन वाली, शायद वो सोचेगा कि आपका इलाज करवाना पड़ेगा दिमाग का। और आप समझ गए होंगे कि उसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मास जो कि 2 kg है, उसमें डायरेक्शन का कोई एस्पेक्ट ही नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड ही अपने आप में उस पूरी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे मैंने मास का एग्जाम्पल लिया, अगर मैं डिस्टेंस का एग्जाम्पल लूँ, आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, आप यहाँ पहुँचते हैं, तो ये जो पूरी पाथ लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी पाथ लेंथ है, वो डिस्टेंस है। और मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो आप जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने देखा होगा बहुत ही रैंडम है, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया। तो ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए 3 सेकंड का एक टाइम ड्यूरेशन है। अब ये जो 3 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, क्या इसमें कहीं भी डायरेक्शन इस टाइम ड्यूरेशन को की डेफिनेशन को और ज्यादा मॉडिफाई करती है? कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा टाइम ड्यूरेशन में डायरेक्शन का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है। 3 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन नॉर्थ की ओर, कोई सेंस नहीं इसमें आ रहा है। 3 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन वेस्ट की ओर, कोई सेंस नहीं बन रहा है। 3 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन में 3 सेकंड मैग्नीट्यूड ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इस टाइम ड्यूरेशन को डिफाइन कर रहा है, मैग्नीट्यूड ओनली। तो हमें पता लग रहा है कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वहां मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट था। मास जिसमें 2 kg था, उसका 2 kg ही इंपॉर्टेंट था। डायरेक्शन उसमें किसी भी तरह से उसे मॉडिफाई नहीं कर रही थी, या डायरेक्शन का उसमें कोई लेना देना नहीं था। 3 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन में 3 उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं था। ठीक वैसे ही कई बार ऐसा होता है स्केलर्स में डायरेक्शन भी होती है, एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है। जैसे प्रेशर की मैं बात करूं कि हमारे पास एक टेबल है, ये रहा वो टेबल, इस पर प्रेशर पड़ रहा है। जैसे यहां से कोई प्रेशर पड़ रहा है, किसी भी चीज का प्रेशर हो सकता है, एयर प्रेशर हो सकता है, वाटर प्रेशर हो सकता है, आपके हाथों का प्रेशर हो सकता है, एक बैग रख दो उसका प्रेशर हो सकता है। ये जो प्रेशर है इसकी फिक्स डायरेक्शन है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लीजिए 2 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर है, या पास्कल्स में भी हो सकता है, 2 पास्कल का प्रेशर है। तो ये जो 2 पास्कल का प्रेशर इस टेबल पे लग रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड 2 और एक फिक्स डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक और चीज भी देखनी पड़ती है स्केलर में कि अगर फिक्स डायरेक्शन भी है साथ में, तो ऐसी क्वांटिटीज जैसे एक प्रेशर P1 इधर को लग रहा है और एक प्रेशर अगर P2 इधर को लग रहा है, जब हम इनका सम करेंगे तो वो जो सम होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा इनका, वो वाला सम नहीं होगा जो 2 वेक्टर्स के सम में आना चाहिए। क्योंकि 2 वेक्टर्स में जब भी हम सम करते हैं तो एक नया तरह का वेक्टर सम होता है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, उसको यूज करते हैं। लेकिन इन स्केलर्स में अगर डायरेक्शन है तो इनका जब सम होता है ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये स्केलर रह जाते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी, राइट। तो हमें पता लगा पहली अकेला मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, जनरली डायरेक्शन का एसोसिएशन ही नहीं होता, और अगर डायरेक्शन का एसोसिएशन है उस स्केलर में तो वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए स्केलर रह जाता है। एक और चीज भी याद रखिएगा कि स्केलर्स में डायरेक्शन वाले, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट, इस इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नीट्यूड भी है और एक फिक्स डायरेक्शन भी है।
अब यहां डायरेक्शन का एसोसिएशन है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। क्यों? अगेन वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा मैं बात करूंगा तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऐसा आप आगे पढ़ेंगे करिकुलम में कि सरफेस टेंशन नाम की एक चीज है जो हमेशा एक लिक्विड जब रेस्ट पे होती है तो उसके जो सरफेस पे एक क्वांटिटी सरफेस टेंशन डिफाइन होती है जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी है। अगेन ये वेक्टर लॉस का फॉलो नहीं करता, इसलिए सरफेस टेंशन भी एक स्केलर है। अब इसके अलावा एक नया पॉइंट आता है कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वर्क, इसके अलावा पोटेंशियल, इसके अलावा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से हमने स्केलर को पूरी तरह से समझा। अब मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो स्केलर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है भी तो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करेगा। एंड इन एडिशन स्केलर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ स्केलर। प्लीज साफ कर दीजिए। वहीं वेक्टर्स की बात करें, यस वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ये दोनों जरूरी है उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट, ए से बॉडी जैसे मर्जी जाए बी तक, डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो होगी, मान लो ये 1 किलोमीटर है, लेकिन साथ में उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों मिलकर ही डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर, डायरेक्शन ए से बी की ओर। तो फोर्स की बात करते हैं। अगर मैं फोर्स इधर को लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, तो मैग्नीट्यूड भी है और एक फिक्स डायरेक्शन भी है। इन एडिशन जो और इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने बताया था स्केलर्स में भी कई बार ऐसी क्वांटिटीज मिल जाती है जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होती है, फिक्स डायरेक्शन भी होती है, पर वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करते। तो वेक्टर लॉस में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इन एडिशन वो वेक्टर लॉस को फॉलो भी करते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो यहां से हमें पता लगा वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में वेक्टर लॉस को फॉलो करना, ये तीनों जरूरी है। फिर बात आती है वेक्टर्स के बाद अगर हम आगे बात करें तो एक और क्वांटिटी है जिन्हें टेंसर्स कहा जाता है। ये टेंसर्स कौन है? ये टेंसर्स ना तो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स भी नहीं है, और ना तो स्केलर्स है, स्केलर्स भी नहीं है। ये वेक्टर्स भी नहीं है, स्केलर्स भी नहीं है। एक एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एक टेंसर क्वांटिटी है। अगर ये एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अगर ये एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें इस एक्सिस की ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, और इसका कुछ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1 जो लेटर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसी बॉडी को आपने इस मोमेंट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, और अगर आपने इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। इसका मतलब उसमें ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होती है जिसके अबाउट बॉडी को घुमा रहे हैं हम यहाँ पर। तो अलग अलग ओरिएंटेशंस में आपको दिख रहा है कि उसके मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। रिमेंबर, टेंसर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये याद रखना। टेंसर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्केलर्स जिनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करेगा। वेक्टर्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है और वो वेक्टर लॉस को फॉलो करेगा,
और टेंसर्स जो कि ना वेक्टर है ना डायरेक्शन है, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग ओरिएंटेशन के अबाउट अलग अलग होता है, और टेंसर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। प्लीज बता दीजिए। यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद कर लें। नंबर 1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर लार्ज एंगल्स हैं, थीटा बहुत लार्ज है, तो वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि कोई एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब उसका दूसरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ सम होता है, θ1 वेक्टर प्लस θ2 वेक्टर, तो वो बराबर नहीं आता θ2 वेक्टर प्लस θ1 वेक्टर के। इसका मतलब वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो वेक्टर नहीं है। आप समझ गए होंगे वेक्टर्स के लिए तीर के निशान लगते हैं, मैंने तीर के निशान मिटा दिए, आप समझ गए होंगे, बिकॉज ये वेक्टर नहीं है। तो लार्ज एंगल्स कभी भी वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर नहीं होता बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, इसलिए लार्ज एंगल्स वेक्टर्स नहीं है। वहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो जनरली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो वेक्टर है। तो जब भी हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, व्हाट वी मीन इज स्मॉल एंगल्स डी थीटा एंड स्मॉल एंगल्स वेक्टर्स हैं, इन्हें वेक्टर्स माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज, लेंथ आप जानते हैं स्केलर है, एरिया आप जानते हैं स्केलर है, लेकिन कई बार स्मॉल लेंथ और स्मॉल एरिया वेक्टर के रूप में ट्रीट करते हैं। ये 12th में आपके कई टॉपिक आएंगे जहां पर इन्हें वेक्टर के रूप में आप ट्रीट करेंगे। तो आपको ये एक और चीज़ पता लग गई होगी, दो छोटी छोटी चीज़ें मैंने और ऐड कर दी, दैट इज समटाइम्स स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ आर ट्रीटेड एज वेक्टर्स, और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कहें स्मॉल थीटाज डी थीटाज इन्हें वेक्टर माना जाता है, लेकिन जो लार्ज एंगल्स हैं उन्हें वेक्टर्स नहीं माना जाता, क्योंकि वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। प्लीज मिटा दीजिए। अब हम लोग वेक्टर को क्लासिफाई करेंगे। जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम ब्रॉडली पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। पोलर वेक्टर्स जनरली हमेशा एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट देंगे, आपको सीधा चलाएंगे। जैसे फोर्स है, किसी पे लग रहा है तो उसे सीधा चलाएगा, तो हमें पता लगा ये ट्रांसलेशनल इफेक्ट देंगे या ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएंगे, और वहीं पर एक्सियल वेक्टर हमेशा रोटेशनल मोशन देंगे। जैसे वो वेक्टर्स जो ट्रांसलेशनल मोशन देंगे, जैसे फोर्स मैंने आपको बताया, मैंने इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम या उसका सिंबल है, ये सारे क्या करेंगे, ये आपको एक ट्रांसलेशनल मोशन देंगे। और वहीं एक्सियल वेक्टर्स कौन है, जो रोटेशनल मोशन देंगे। जनरली कौन कौन से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए थीटा, और आप समझ गए होंगे ये थीटा बहुत छोटा होगा तभी वेक्टर है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, आप वर्ड एंगुलर 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 देख रहे होंगे। इसके अलावा आप आगे पढ़ेंगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और ऐसी कुछ चीजें। ये सारी की सारी कौन से हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं। ये हमेशा जो बॉडी जिस प्लेन में घूमती है और जिस एक्सिस के अबाउट घूमती है, इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होती है, इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होगी, और ये हमेशा एक रोटेशनल आपको मोशन देंगे। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये एक्सियल वेक्टर के अंदर आते हैं। और वहीं पर फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन देते हैं, सीधा चलाते हैं, वो सारे हमारे पोलर वेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ से हम लोग के बेसिक्स खत्म हो गए। अब सीधा सीधा वेक्टर्स में शुरू करते हैं मेन टॉपिक्स। प्लीज बता दीजिए। यस, जनरली वेक्टर्स को हम लोग
एक एरो के रूप में डिनोट करते हैं। ये जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसे टेल कहते हैं और ये उसका हेड है। डेफिनेटली वो वेक्टर की डायरेक्शन टेल से हेड की ओर है और उसका मैग्नीट्यूड जनरली उसकी लंबाई से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स तो हम लोग ऐसे करके लिख रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स है और इस डायरेक्शन को है, और जो इसकी लंबाई है वो 2 न्यूटन को सिग्निफाई कर रही है। अगर वो मान लो 2 सेंटीमीटर है और हर एक सेंटीमीटर 1 न्यूटन को दर्शा रहा है तो ये 2 न्यूटन इस तरफ को। अगर कोई फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में और इसके डबल हो, जैसे 4 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इस लंबाई की डबल लंबाई का हम लोग एरो बनाएंगे। तो अब आपको पता है पहले ये 2 सेंटीमीटर था, अब 4 सेंटीमीटर की लाइन से हमने इसे दिखाया, जहाँ हर एक सेंटीमीटर 1 न्यूटन है तो ये 4 न्यूटन को दिखाएगा, और इस तरह से ये 4 न्यूटन हो गया और सेम इसी की डायरेक्शन में हो गया। तो आप समझ गए होंगे एक्चुअली आपको पता है फोर्स कोई लाइन तो है नहीं है, और फोर्स एक चीज़ है जो लग रही है किसी पे, लेकिन आपको उसको पेपर पे दिखाना है और वो आप एक लाइन से दिखा रहे हो, और उसकी लंबाई जो कि डेफिनेटली सेंटीमीटर्स में है, लेकिन हमें एक चीज़ दिखानी है जो न्यूटन्स में है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया है कि तुलना कर ली कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है या 1 मीटर 1 न्यूटन है, तो हम जब भी 1 मीटर लंबी लाइन बनाएंगे और हर मीटर 1 न्यूटन है तो वो 1 न्यूटन को दिखाए, और अगर वो 2 मीटर है तो 2 न्यूटन को दिखाए। आप समझ गए होंगे। तो हम लोग पेपर पे चाह रहे थे कि जो फोर्स फिजिकली कहीं पर लग रही है उसे पेपर पे कैसे समझाएं, तो उसको समझाने के लिए हमने ऐसे एरोस बनाए। तो अगर कोई फोर्स इधर को लग रही है तो हम एरो ऐसे बनाएंगे, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है तो आप जानते हैं हम एक लंबी लाइन बनाएंगे जो जहाँ पर शायद 10 सेंटीमीटर की बनाएंगे, जहाँ हर एक सेंटीमीटर 1 न्यूटन को दर्शा रहा होगा। इससे जो भी देखेगा कॉपी में वो सबसे पहले इसकी लंबाई नापेगा, देखेगा 10 सेंटीमीटर है और हर सेंटीमीटर 1 न्यूटन है, ऐसा कहीं साइड में लिखा होगा, उसे पता लग जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स है और इधर को है। सीधा सीधा हम समझेंगे पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर, यस, पोजीशन वेक्टर को अगर हमें समझना है तो मान लीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास z एक्सिस है, और स्पेस में कोई एक पॉइंट है P। अगर आपको चाहिए कि इसका पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है इस P तक, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन लेनी है P तक। ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, यही है P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RP वेक्टर, और यहाँ RP वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ओरिजिन से आपको एक वेक्टर लेना पड़ेगा, और वो वेक्टर जो ओरिजिन से P को जोड़ेगा ये वाला वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर, राइट। अब बात आती है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होते, P के कोऑर्डिनेट्स होते मान लो 2, 3, 4, तो इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग। इस पोजीशन वेक्टर को हम लिखते हैं जैसे ये रहा RP जो कि पोजीशन वेक्टर है P का, इसे हम लिखेंगे जो भी इसका x कोऑर्डिनेट है 2 उसके आगे i कैप लिखेंगे, प्लस जो भी इसका y कोऑर्डिनेट है 3 उसके आगे j कैप लिखेंगे, और जो भी इसका z कोऑर्डिनेट है 4 उसके बाद k कैप लिखेंगे। तो हम इस पोजीशन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप सोचेंगे ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये क्या आ गया है, कुछ नहीं। आई कैप बता रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे कैप बता रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और के कैप बता रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो ये आरपी वेक्टर जो कि पी का पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 4 है, वो बेसिकली बता रहा है ये वाला वेक्टर और कुछ नहीं है, इसमें 2 जाना है हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 3 जाना है हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और 4 जाना है हमें पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। सो क्लियर हो गया होगा, आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को दिखाता है, जे कैप पॉजिटिव वाई को, और के कैप पॉजिटिव जेड को। सिमिलरली अब आप जानते हैं अगर ये क्यू क्या होता है -3, 1, 6, तो आपको पता है आर क्यू वेक्टर कौन होता, आर क्यू वेक्टर विल बी -3 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये सुनो, तो ये हमें पता लग गया पोजीशन वेक्टर किस तरह से डिनोट किए जाते हैं। अगर हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में भी पता लग गया कि इन्हें कैसे डिनोट करते हैं,
अगली चीज आती है कि मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर की बात करें तो एक्चुअली वो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है। तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मैंने अभी अभी बताया, किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी लिखा जा सकता है। और अगर हमारे पास ये रहा ए वेक्टर, जनरली वेक्टर्स को ऊपर एरो सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर ये 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है प्लस 4 के कैप है और आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है या कहीं इसका मैग्नीट्यूड निकालना है या कहीं इसकी डायरेक्शन हटानी है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है, वो ज्योमेट्रिकली जब हम इसे डिराइव करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो कितना होता है। वो हमेशा आई कैप से पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप से पहले वाले का स्क्वायर प्लस के कैप से पहले वाले का स्क्वायर के सम से आ जाता है। तो कभी भी किसी भी वेक्टर का जो की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हो उसका मॉड्यूलस निकालना हो तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? आई कैप से पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप से पहले वाले का स्क्वायर प्लस के कैप से पहले वाले का स्क्वायर का सम का रूट, और इससे मैग्नीट्यूड मिल जाता है और ये ज्योमेट्रिकली आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमें मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर भी पता लग गया, उसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज बेसिकली, या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक सी वेक्टर है जो कि आई कैप माइनस 2 जे कैप है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इसका मॉड्यूलस ऐसे डिनोट करते हैं और वो होगा आई से पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे से पहले वाले का स्क्वायर का सम का रूट। आई से पहले वो मतलब कौन था? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। जे से पहले कौन है? -2, तो हम लोगों ने ये किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 होता है और यहाँ से हमारे पास √5 आ जाएगा। तो हमें पता लगा मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। मॉड्यूलस के बाद अगली चीज़ जो आती है वो है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है? बेसिकली हमारे पास पहले से कोई वेक्टर अगर प्रेजेंट है, मान लो बी वेक्टर, अगर हमें चाहिए कि एक ऐसा नया वेक्टर चाहिए जो कि बी की ही डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। सो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन बी की ही होनी चाहिए, उसे कहते हैं बी का यूनिट वेक्टर, जिसे बी कैप से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए सी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें 1 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन सी की होनी चाहिए। इस 1 मैग्नीट्यूड की और सी की डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम कहेंगे सी कैप, जो कि सी कैप कौन है? सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो आप समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और वो हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मेन काम क्या है? डायरेक्शन बताना। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं? आई कैप, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूज़ किया। आई कैप क्या बताता है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब आई कैप कौन है? अगर ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है, तो एक्स डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो है आई कैप यूनिट वेक्टर, क्योंकि कैप लग गया, कैप जिस पे भी लग गया वो यूनिट वेक्टर है। ये जेड डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो है के कैप, और वाई डायरेक्शन में जो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है वो कौन है? वो है जे कैप। तो आप समझ गए होंगे ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, जैसे हर साइंटिस्ट, हर स्टूडेंट जानता है जो फिजिक्स पढ़ाता है कि आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और के कैप मतलब जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब बात आती है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हो, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड को रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, वो कौन होगा? ए कैप। और वो कैसे निकलता है? द फॉर्मूला इज पूरा वेक्टर डिवाइड बाई उसका मॉड्यूलस। तो हमें पता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो है पूरा वेक्टर डिवाइड बाई उसका मॉड्यूलस। तो अब अगर इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, तो वो कितना होगा? आई से पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे से पहले वाले का स्क्वायर प्लस के से पहले वाले का स्क्वायर का सम का रूट। तो यहाँ से ये आ गया, सॉरी, ए कैप विल बी पूरा ए वेक्टर। सो हमें पता लगा ए कैप विल बी नथिंग बट पूरा ए वेक्टर, मैंने मॉड्यूलस ऊपर निकाल दिया पहले, एंड पहले हमें पूरा ए वेक्टर लिखना चाहिए था, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई ए का मॉड्यूलस जो मैंने आपको सिखाया था, आई से पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे से पहले वाले का स्क्वायर प्लस के से पहले वाले का स्क्वायर का सम का रूट। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 आई कैप माइनस जे कैप
प्लस के कैप डिवाइड बाई 4 5 6 दैट इज √6 और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है किसका, ए वेक्टर का। सो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप है जो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे लगता है यूनिट वेक्टर निकालना भी आपने सीख लिया, प्लीज़ साफ कर दीजिए। चलिए अब वेक्टर एडिशन सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। सो वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन अगर हमें करना हो तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास 5 न्यूटन का एक फोर्स है, ये हमारे पास 2 न्यूटन का एक फोर्स है और इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो ये दोनों लगने पर जो नेट फोर्स लगेगी वो इसका एडिशन है। मान लीजिए नेट फोर्स इधर को लगेगी और वो जितनी भी लगेगी उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये इन दोनों का एडिशन, अगर ये ए वेक्टर मानता हूँ ये 2 न्यूटन को और इसे बी वेक्टर मानता हूँ और इन दोनों का एडिशन जो नया वेक्टर आएगा जो इन दोनों के लगने पर अकेला एक इम्पैक्ट आएगा या इन दोनों के कारण जो एक्चुअली लगेगा वो इन दोनों का वेक्टर सम है जिसे रिजल्टेंट भी कहते हैं, वो है आर वेक्टर। इसे समझते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है या इसे समझते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है एक एग्जांपल से, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ आपको कि ये 2 इधर को लग रहा है 5 इधर को लग रहा है, इनका जो वेक्टर सम होगा या इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ को लगेगा। तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा, आप कहते हो तो ठीक है लगेगा पर हमें तो समझ नहीं आ रहा क्यों लगेगा ऐसा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ। मान लीजिए ये एक नदी है और ये नदी इधर को बह रही है और आप यहाँ से स्विम कर यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से यहाँ को स्विम करना चाह रहे हैं, ये आपकी या स्विमर की वेलोसिटी है। अगर ये नदी बह नहीं रही होती तो आप यहाँ से स्विम करके यहाँ पहुँचते, तो ये हमारा पहला वेक्टर हो गया जो कि स्विमर की वेलोसिटी है। लेकिन रिवर की भी वेलोसिटी है और वो स्विमर को पे लग रही है और ये रही रिवर की वेलोसिटी। तो रिवर क्योंकि इधर को फ्लो कर रही है और रिवर की वेलोसिटी वी आर है, स्विमर की वेलोसिटी वी एस है। आप जानते हैं जब भी आप ऐसे तैर कर जाना चाहेंगे रिवर की वेलोसिटी आप में ऐड होगी और आप यहाँ पहुँचेंगे और ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी जो स्विमर की एक्चुअल वेलोसिटी होगी जो ज़मीन से देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने ऐसे आपका ये वेक्टर इधर को था, रिवर का वेक्टर इधर को था, दोनों के सम करने पर जो एक्चुअल हुआ वो ये था। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे 2 न्यूटन इधर को लगा 5 न्यूटन इधर को लगेगा, तो एक्चुअली इन दोनों से जो समेशन से वेक्टर सम से जो वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर कहाँ को लगेगा और ये हमें पता लगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि एक्चुअली वेक्टर एडिशन क्या होता है और वेक्टर एडिशन से हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है जो उनके एडिशन के बाद हमें आंसर देता है। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है कि सर कौन से लॉज हैं जिनसे वेक्टर एडिशन किया जाता है। सबसे पहले एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें कहता है कि अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स 2 वेक्टर से डिनोट की जाए, मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर ये रहा, ये ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं जिससे ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट किया गया। तो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए जो थर्ड साइड होगी लेकिन उल्टे ऑर्डर में, ए इस ऑर्डर में है बी इस ऑर्डर में है, सीधा ऑर्डर होता तो ऐसे, लेकिन उल्टे ऑर्डर में ये जो वेक्टर है जो मैंने अभी बनाया और वो ए और बी का सम होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा जिसे रिजल्टेंट भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरीका है वेक्टर सम करने का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। एक और लॉ है जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपके पास पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स को डिनोट करते हुए 2 वेक्टर्स हैं। मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और ये पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर आप इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन यहाँ से बनाएं और इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन यहाँ से बनाएं तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इस पैरेललोग्राम का जो मेन डायगोनल है वो इन दोनों का सम होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या जिसे कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 लॉज हैं जिससे वेक्टर एडिशन होता है, ट्राइंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से। जब ज्योमेट्रिकली हम इसे प्रूव करते हैं
तो हमें पता लगता है कि जब भी दो वेक्टर्स ऐड करते हैं, हम दो वेक्टर्स ऐड करते हैं और एक रिजल्टेंट मिलता है या वेक्टर एडिशन मिलता है, चाहे ट्रायंगल लॉ से करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ से करें, तो वो जो मैग्नीट्यूड मिलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा बराबर होता है, या कहें रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है जो कि ए वेक्टर प्लस बी का मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है, वो हमेशा होता है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मॉडुलस दूसरे का मॉडुलस इनटू दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा है उसका कॉस। तो कभी भी दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहाँ थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है जिनका एडिशन होना है। और इसीलिए मैं कह रहा था वेक्टर एडिशन में थीटा भी इंपॉर्टेंट होता है। और वहीं स्केलर में जब डायरेक्शंस आ जाती हैं और जब उनका सम हो रहा था तो उनके बीच का एंगल इंपॉर्टेंट नहीं था, अलजेब्रिक सम हो रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे अगर एंगल है बीच में और दो वेक्टर्स हैं और उनका सम करना है तो वो गाजर मूली की तरह सम नहीं होगा, 2 गाजर प्लस 3 गाजर 5 गाजर, वो उनका सम किसके हिसाब से होगा, उनका सम होगा ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के बाद पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम का रूट, उससे मिलेगा उनके सम का मैग्नीट्यूड, ना कि अलजेब्रिक सम से। आप समझ गए होंगे बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है स्केलर्स के सम में और वेक्टर्स के सम में। और वेक्टर्स का सम आपको पता है डायरेक्शन कैसे निकली है और हमें ये भी पता लगा इसका मैग्नीट्यूड जब हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे तो वो कितना आएगा, वो कुछ इतना आएगा। सो अगर हम इसकी बात करें कि मान लीजिए दो वेक्टर्स ले लें, ये रहे हमारे दो वेक्टर्स, इसका ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है या 6 है और ये बी वेक्टर है या फोर्स नहीं है कोई भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है और इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और इनके बीच में एंगल अगर 30 है तो आप जानते हैं जो इनका सम होगा, जो इनका रिजल्टेंट होगा, यहाँ हमें पता लगा वो कहीं ना कहीं इनके एंगल के बीच में ही किसी डायरेक्शन में होगा और वो ये रिजल्टेंट है और यही है इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दैट इज हमारे पास 36 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 टाइम्स क्या, इट विल बी 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स 30 का रूट। आप इसे सॉल्व करके निकाल पाएंगे। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और जैसे ये भी पता लग गया कि इससे ये निकलता है, फिर बात आती है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब ये जो रिजल्टेंट निकला है हमारा दो वेक्टर्स के सम से, इसकी डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है, मान लीजिए ए वेक्टर से निकालनी है, वो है अल्फा। हम बताएंगे कि ए वेक्टर से अल्फा एंगल पर है हमारा रिजल्टेंट या सम दो वेक्टर्स का, या बी वेक्टर से बीटा। तो जो फॉर्मूला है इसके लिए वो ये है कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाई ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वहीं पर tan बीटा का जो फॉर्मूला है जो कि ज्योमेट्रिकली निकलता है और वो है ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाई बी प्लस ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे सर ये याद नहीं होगा, तो याद करने का तरीका ये है कि जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उसे याद करो। जो अल्फा चाहिए था वो हमें ए से चाहिए था, ए को भूल जाओ, और वो हमें बी से नहीं चाहिए था क्योंकि अल्फा एंगल ए से है हमारे रिजल्टेंट या वेक्टर सम का डायरेक्शन। तो ए को भूल जाओ, बी को याद कर लो, और जिसे भूल गए भूलो साइन थीटा बाई याद करो प्लस भूलो कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। सो इट इज़ नथिंग बट जिसको हम भूल गए दैट इज हमें पता है, सॉरी जिससे हम याद करो साइन थीटा बाई भूलो प्लस याद करो कॉस थीटा। सो जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उसे याद करो। सो इट इज याद करो साइन थीटा बाई भूलो प्लस याद करो कॉस थीटा। वैसे ही हम लोगों को जब इससे एंगल चाहिए दैट इज बीटा चाहिए तो tan बीटा, और हमें पता है बी को हमें भूलना है क्योंकि बी से एंगल चाहिए, ए को हमें याद करना है, इट विल बी याद करो साइन थीटा बाई भूलो प्लस याद करो कॉस थीटा। और यहाँ से tan अल्फा tan बीटा का भी फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी आ गया, हमारे पास डायरेक्शन का भी फॉर्मूला